मैं तुझे इस तरह अपनी बेटियों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। तेरा बाप मर गया है और तेरा इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मुझसे और मेरी बेटियों से तेरा कोई रिश्ता नहीं। चल दफा हो जा यहाँ से। मैं जो अपनी कोठड़ी में चादर ओढ़कर लेटी थी, अचानक ही कोई चील की तरह मुझ पर झपटा। सामने खड़ी मेरी सौतेली माँ, जिसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में नफरत से मुझे देख रही थीं, उसने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। मेरा कमजोर वजूद उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं था। वो मुझे धकेलती हुई अब दरवाजे तक लाई थी। मैं जो नींद की कैफियत में थी, अचानक ही मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। इस खौफनाक सन्नाटे और भयानक तारीकी में वो मुझे घर से निकाल रही थी। एकदम से ही जैसे मुझे होश आया और मैं उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए अम्मा, ऐसा ना करो। भला आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। मेरा कसूर क्या है? तभी उसने मुझे बालों से पकड़ा और आईने के सामने लाकर कहने लगी, तेरा सबसे बड़ा कसूर ये तेरी खूबसूरती है। ठीक है, अगर घर से नहीं जाएगी तो मैं आज ही तेरे मुंह पर तेजाब फेंक देती हूँ, ताकि तेरा ये खूबसूरत चेहरा बदसूरत हो जाए। जब भी मेरी बेटियों के रिश्ते आते हैं वो तुझे पसंद कर लेते हैं। ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं तुझसे सख्त नफरत करती हूँ। अब मैं एक मिनट भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल अब निकल जा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया था और फिर उंगली उठाकर धमकी देते हुए कहने लगी, अगर तूने कोई वावेला किया या पड़ोसियों को जगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यूं समझ लेना कि आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं जानती थी कि वो बहुत जालिम औरत है, लेकिन इस शदीद सर्द रात में वो मेरे साथ ये जुल्म करेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बुरी तरह से सक रही थी। धीमी आवाज में रोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर पड़ोसियों को खबर हो गई तो वो मुझे आज की रात मार डालेगी। अब मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी की नजर मुझ पर पड़ जाती तो वो पड़ोसी जो मेरे हमदर्द थे, वो सब जमा होकर मेरी सौतेली माँ को लानत मलामत करते। लेकिन ऐसा मैं चाहती नहीं थी, इसीलिए रोती हुई चलते चलते न जाने कहां से कहां पहुंच गई। जब ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। दूर कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। अब मैं दूसरी तीसरी गली में पहुंच गई थी, लेकिन अचानक नुक्कड़ पर खड़े हुए मैंने 4 आवारा लड़कों को देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं समझ गई कि आज मेरी इज्जत खराब होने वाली है। इनसे बचने का वाहिद रास्ता मुझे पीछे वाली गली नजर आई थी, जहां पे कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि ये गली सीधी उस जंगल की तरफ खुलती थी जो कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता था। अब मुझे उसी रास्ते पर जाना था, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती उस गली को पार कर गई थी, क्योंकि ये गली बहुत ही गंदी और कीचड़ से लथपथ थी। अब मैं अपने इलाके को बहुत दूर छोड़ आई थी, लेकिन रात के शायद 3 बजे का वक्त हो रहा था। अब मैं अकेले उसी कब्रिस्तान में खड़ी थी। न दाएं तरफ जा सकती थी और न बाएं तरफ, क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय एक बेयाबान जंगल के। तभी मुझे सामने एक बरगद का दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त की शाखों में बाआसानी छुपकर ये रात गुजार सकती थी। किसी भी खलीस इंसान की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। यही सोचकर मैं उस दरख्त के नीचे बैठ गई। मेरी सिसकियां उरूज पर थीं। यहाँ मुझे रोने से कोई भी नहीं रोक सकता था। अब्बा, आप क्यों छोड़कर मुझे चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अपने अब्बा को याद करके मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी दूर से चलता हुआ एक सफेद लिबास पहने कोई आता हुआ दिखाई दिया। मैं खौफ से कांपने लगी। वो इसी कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। नहीं नहीं, मुझ पर इसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं उस दरख्त की शाखों में खुद को मजीद छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हैरान रह गई। वो तो इसी दरख्त के पास आ रहा था। फिर अचानक ही उसने दरख्त के ऊपर एक धागा बांधना शुरू किया और एक हंडिया लटका दी। मैं हैरत से उसे ये सब करता हुआ देख रही थी। अचानक ही हंडिया में से अजीब सा धुआं निकल रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। वक्ती तौर पर मैं अपना गम भूलकर उस अजीब पुरस्कार शख्स को देख रही थी। अब वो पलटने ही वाला था। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन अचानक ही वो मुड़ा। तब भी उसने शाखें उठाकर अंदर की तरफ झांका था।
मेरा छुपा हुआ वजूद अब उसकी आंखों के सामने था। लेकिन ये क्या, वो तो मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, उससे अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने तो जैसे मुझ पर कोई सहर तारी कर दिया था। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला और फिर जहां वो मुझे लेकर आया था उस जगह को देखकर मैं अपने होश हवास खो चुकी थी। मेरा नाम नरमीन है। मैं एक यतीम लड़की थी। अम्मा की तरफ से तो मैं बचपन में ही यतीम हो गई थी। फकत मेरी उम्र 5 साल थी। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। अभी मैंने स्कूल जाना शुरू ही किया था, लेकिन अम्मा को अचानक एक बीमारी ने घेर लिया और भरी जवानी में वो मुझे और अब्बा को छोड़कर चली गई। अब मैं पूरा पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती, पूरी पूरी रात भी बिलखती रहती। माँ को याद कर करके मेरी आंखें सूज जाती थीं। रिश्तेदारों ने जब मेरा उजड़ा हुआ चेहरा देखा तो सब कहने लगे, अरे बशीर अहमद, अब तो दूसरी शादी कर ले। देख, तेरी बच्ची छोटी है और तेरी इतनी उम्र भी नहीं, तुझे तो आराम से कोई न कोई रिश्ता मिल जाएगा। अब्बा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सबके कहने पर शादी कर ली। वो तो पहले से ही शादीशुदा तलाक याफ्ता औरत थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैं खुश थी कि घर में इतने सारे अफराद का इजाफा हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी तो पल भर की थी, क्योंकि उस सौतेली माँ ने आते ही मेरे और अपने बेटियों के दरमियान फर्क करना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में मोहब्बत के सामने तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं देखती कोई चीज भी पकाती तो सबसे पहले अपनी बेटियों को निकाल कर देती। उसके बाद वो बचा कुचा मेरे आगे रख देती और जहरीली नजरों से मुझे देखते हुए कहती, खबरदार, जो अपने बाप से ये कहा मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे शुरू से ही उनसे डर लगता था, क्योंकि वो एक मोटी खौफनाक शक्ल वाली औरत थी। न जाने अब्बा ने क्या देखकर उनसे शादी की थी। उस औरत का मवासना मैं अपनी माँ से करती तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती। वो किस कदर खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, खूबसूरती का शाहकार थी। सब कहते थे कि अब्बा और उनकी जोड़ी को नजर लग गई, जभी तो अम्मा उन्हें जल्दी छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी बनती जा रही थी। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो मेरी सौतेली माँ से कहता, ये ज़ारा की बेटी है ना, देखो उसी की तरह कितनी खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, बिल्कुल ज़ारा अपनी जवानी में ऐसी ही दिखती थी। अब मैं 17 साल की हो चुकी थी। एक जिंदगी मैंने जिस तरह गुजारी थी ये मैं ही जानती थी। स्कूल तो मैंने कब का जाना छोड़ दिया था, क्योंकि घर के काम ही खत्म नहीं होते थे। अब्बा को भी अच्छी तरह अंदाजा था कि सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं, इसलिए वो दिन ब दिन गिरते ही जा रहे थे। हैरत तो ये थी कि अब्बा की कोई दूसरी औलाद भी ना हुई थी। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगे, बेटा, कल मैं रिपोर्ट्स कराने गया था, लेकिन मुझे एक बीमारी है, मैं जल्द ही ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। मुझे मालूम है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन हमारे तो कोई रिश्तेदार दूसरे हैं भी नहीं जो तुझे पाल लेंगे। मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बा ऐसी बातें ना करें, आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। लेकिन अब्बा को शायद पहले ही अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी सौतेली माँ ने झूठ मूठ के आंसू बहाए थे। उनकी दोनों बेटियां तो बिल्कुल भी ना रोई थी, जबकि मैं अब्बा की मैयत से लिपटी आंसू बहा रही थी। मेरा रोना देखकर सारी औरतें मुझसे हमदर्दी करने लगी, क्योंकि सबको ही मालूम हो गया था कि मेरी सौतेली माँ किस कदर जालिम है। लेकिन अब वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनकी उम्र 20-22 साल हो चुकी थी, जबकि वो मुझसे अच्छी खासी उम्र में बड़ी थी। लेकिन जैसे ही रिश्ता आता तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और कहने लगे, हमारे बेटे की सरकारी नौकरी है, इसलिए हमें इसके लिए एक कम उम्र लड़की चाहिए। ये वाली बेटी आपकी बहुत खूबसूरत है, हम इसी का रिश्ता लेने आए हैं। मेहमान तो ये कहकर चले गए, लेकिन पीछे मेरी शामत आ गई थी। उस दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे खूब मारा और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। वो अक्सर ही हसद के मारे मुझे ऐसी धमकी देती रहती थी, लेकिन फिर लगातार 2-3 दफा ऐसा हुआ तो आज उसने मुझे घर से ही निकाल दिया और मैं बेयारो मददगार उस दरख्त के नीचे बैठी थी जब वो पुरस्कार और खौफनाक शख्स मुझे अपने साथ ले गया। मैं अब उसके घर में बैठी थी। मैंने देखा ये घर बहुत ही वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा था, जैसे इसमें कोई भी न रहता हो।
टूटा फूटा बंजर सा, और ये कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की तरफ आके था, जहां पर बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। मैं सहमी हुई चिड़िया की तरह एक कोने में दबाकर बैठ गई। न जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। फिर वो चलता हुआ मेरे करीब आया। उसने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, क्योंकि इसने अपनी चादर से चेहरा ढांप रखा था। फिर वो कहने लगा, तुमने कुछ देखा तो नहीं? मैं कपकपाते हुए लहजे में कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने देखा वो मेरी आंखों में झांक रहा था और मेरा खून खुश्क होने लगा। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरा राज जान गई हो। मुझे शक है कि तुम वहां पर छुपी किसी साजिश के तहत मुझे देखना चाहती थी। यकीनन तुम्हें किसी ने भेजा होगा। वो न जाने क्या अजीब व गरीब बातें कर रहा था, जबकि मैं उससे कहने लगी कि मेरा यकीन करो, मैं तो वहां छुप कर बैठी थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। तभी उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, तुम्हें उसी आमिल ने भेजा होगा जो आज से नहीं पिछले कई सालों से मेरा दुश्मन बना हुआ है। तुम ये राज जानना चाहती थी कि आखिर मेरी ताकत में कैसे इजाफा हो रहा है, और वो आमिल मेरा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ रहा। जरूर तुम्हें उसी शैतान ने भेजा था। अब तुम हमेशा इस घर में कैद रहोगी। खबरदार जो इस घर से बाहर कदम भी रखा तो। उसकी धमकी सुनकर तो मेरी जान निकल गई, जबकि भूख प्यास और तकलीफ के एहसास ने वैसे ही मुझे अंदर से आधा खत्म कर दिया था। अब मैं रोई जा रही थी, लेकिन उस जालिम को मेरे आंसू कहाँ नजर आ रहे थे। वो मुझे कमरे में बंद करके चला गया। ठंडा फर्श, ठंडी जमीन, कुछ भी तो सर्दी से बचने के लिए मेरे पास नहीं था। अब मैं फर्श पर पड़ी थी। बुरी तरह मेरा जिस्म कांप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे आज मेरी मौत हो जाएगी। सर्दी की शिद्दत इस कदर थी कि मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे। अचानक ही उसने मुझ पर कंबल डाल दिया। कंबल की गर्माइश मिलते ही मुझे कुछ कुछ होश आने लगा और सारे दुख दर्द तकलीफें बर्दाश्त करते हुए मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। अरे लड़की, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मिट्टी से मेरा मुंह लिथड़ा हुआ था और कपड़े भी मैले कुचैले हो रहे थे, बाल बिखरे हुए। शायद वो मुझे कोई भिखारन समझ रहा था। मैं पागलों की तरह उसे देखती, उल्टा उसी से पूछने लगी, आप कौन हैं? और जिसने मुझे यहाँ कैद किया था वो कहाँ चला गया है? तभी वो बूढ़ा कहने लगा, मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ, सुबह सवेरे ही आ जाता हूँ। ये घर तो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा है पिछले 20 सालों से। तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था? अब मैं जल्दी से उठकर खड़ी हुई। इसका मतलब था कि वो यहाँ से चला गया है। मैं यहाँ से आराम से भाग सकती हूँ। मैंने उस गोरकन की बात का जवाब ही न दिया, बल्कि पागलों की तरह यहाँ से भागने लगी। भागते भागते अब मैं शहर की तरफ आ गई थी। शहर की सड़कों पर लोगों का हुजूम था, लेकिन कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, और यही मेरे लिए गनीमत था। अब भूख प्यास से मैं बेताब हो रही थी। सड़क किनारे बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी चुपके से एक बुढ़िया मेरे बराबर में आकर बैठी। मैंने उसका लिबास देखा, सफेद पाकीज़ा लिबास। उसके वजूद से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने पलट कर मुझे देखा, फिर कहने लगी, अरे बेटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? किसी अच्छे घराने की लगती हो, भूखी हो क्या? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाई तो मैं रोते हुए कहने लगी कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मैं किसी से मांग भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। तो वो बूढ़ी ही कहने लगी, अरे क्यों गम करती हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना भी दूंगी और तुम मेरे घर में रहना, मेरी खिदमत करना। वो बड़ी मेहरबान औरत लग रही थी। फिर मैं खुश होकर उसके साथ चली आई। अब वो मुझे अपने साथ लेकर न जाने किस रास्ते पर चली जा रही थी। मैं कुछ परेशान सी भी हो गई। बार बार उससे कहती, अम्मा आपका घर कहाँ है? तो वो कहती कि बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है, तुम परेशान मत हो, बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। खुदा खुदा करके उसका घर आया था, लेकिन बिल्कुल ही खाली वीरान रास्ते पर। लेकिन उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। मैं उस घर में आकर खुश हो गई। तभी बुढ़िया ने मुझे खाना दिया। खाना बहुत ही लजीज था। उस खाने को खाकर मैं गहरी नींद सो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कितने सालों बाद मुझे खाना मिला हो। फिर मैं न जाने कितनी देर तक सोती रही। जब उठी तो मुझे किसी की बातें करने की आवाज आई। वो बुढ़िया किसी से जोर जोर से बातें कर रही थी। मैं हैरान थी कि घर में इसके अलावा कोई और भी है, इसलिए जल्दी से उठकर बाहर आई। लेकिन मैं हैरान रह गई।
वो बुढ़िया तो सो रही थी, जबकि मैंने खुद उसके बोलने की आवाज सुनी थी। अब मैं यूं ही बेदिली से इस पूरे घर में फिरने लगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं खौफ से उछल पड़ी। सामने ही वो बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। अरे बेटी, क्या देख रही हो? देखो, छत पर ना जाना, क्योंकि मेरे घर में जिन्नात का असर है और वो छत पर रहते हैं। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिर खौफ से कांपते हुए कहने लगी, तो अम्मा, आप कैसे इस घर में रहती हैं? तो वो कहने लगी, मुझे अब आदत हो गई है, लेकिन तुम इस घर में नई नई आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुम्हें शहर की मार्केट से सामान भी लाना होगा, क्योंकि मैं रोज रोज वहां नहीं जा सकती। मैं उससे कहने लगी, अम्मा, आपने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका हर काम कर दिया करूंगी। फिर मैंने पूरे घर की सफाई की और किचन भी साफ कर दिया। फिर वो कहने लगी कि ये लो पैसे और शाम के खाने का सामान लेकर आ जाओ। अब मैंने चादर ओढ़ी और उस घर से बाहर निकल आई। मैं इस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं बार बार पलट कर देखती, न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने बार बार उसी खौफनाक शक्ल वाले इंसान का चेहरा आ रहा था जिसने कल मुझे इस घर में कैद कर दिया था। फिर मैंने सारा सामान लिया और वापस उसी घर की तरफ जाने लगी। वापस आते हुए भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र अम्मा से नहीं किया। फिर मैंने रात का खाना बनाया। खाना खाकर अम्मा तो लेट गई थी, मैं उनकी खिदमत करती रही। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं गहरी नींद सो गई। लेकिन अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे छत से आवाजें आ रही थी, मुसलसल किसी शोर की आवाज। मैंने देखा अम्मा बेखबर सो रही थी, जबकि मुझे ये आवाजें बहुत भयानक लग रही थी। आखिर ये आवाजें किसकी हैं? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलकर जमा हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं डरते डरते ऊपर की तरफ गई। हालांकि अम्मा ने मना किया था कि छत पर मत जाना, क्योंकि वहां जिन्नात रहते हैं। तो क्या ये जिन्नात की आवाज है? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैं जैसे ही ऊपर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था। मेरा दिल इस बुरी तरह कांप रहा था कि ऐसे लगा जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। अब मैं जल्दी से वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक ही मेरी नजर सामने पड़ी। सामने दीवार के साथ खड़ा हुआ वो लंबा चौड़ा साया, जिसकी शक्ल अंधेरे में थी। उसे देखकर बेइख्तियार मैंने चीख मारी थी। तभी वो 2 कदम चलता हुआ मेरे पास आया। मैं उसे पहचान गई थी। तुम वहां से क्यों भागी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही वो मेरे पीछे आने लगा। मैं पागलों की तरह सीढ़ियां उतरती चीख चीख कर उस अम्मा को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा को तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई होश ना हो। वो सोती रही, जबकि वो सीढ़ियों पर खड़ा मुझे डराता रहा और फिर पलटकर अचानक ही गायब हो गया। फिर उस रात मैं अम्मा की चारपाई पर बैठी रही, लेकिन वो गहरी नींद सो रही थी। सुबह उठकर कहने लगी, अरे क्या हुआ लड़की, तुम मेरे सर पर क्यों सवार है? मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा, रात भर मेरे साथ ये तमाशा होता रहा और आपने आंखें भी नहीं खोलकर देखा। मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो वो कहने लगी, अरे मैं तो तुझे मना किया था कि छत पर नहीं जाना, तो तू छत पर क्यों गई? अब मैं खामोश हो गई थी, लेकिन उस बूढ़ी नफसियाती औरत के साथ रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वो कौन है और मुझे ऐसे क्यों डरा रहा है? मैं यही बात सोचती रही। लेकिन अगली रात मेरे लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। मैं दूसरे कमरे में चारपाई पर लेटी करवटें बदल रही थी जब मैंने अम्मा को ऊपर छत पर जाते हुए देखा। मैं हैरान रह गई। वो तो मुझे मना करती थी कि छत पर नहीं जाना, वहां जिन्नात का बसेरा है, जबकि वो खुद छत पर क्यों जा रही है? अब मैं खुद को रोक न सकी और चुपके चुपके पीछा करती हुई जैसे ही उनके पीछे पहुंची तो उनकी आवाज सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी। सामने ही वो पुरस्कार शख्स खड़ा था जिससे वो अम्मा कह रही थी कि लो, तुम्हारे शिकार को तो मैं इस घर में ले आई थी, अब जो करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकती, वैसे भी वापस मुझे अपनी बस्ती में लौटना है। तभी वो शख्स कहने लगा, उस लड़की को हमेशा इस घर में कैद करके रखना है, और अगर ये यहाँ से भागी तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस आमिल की भेजी हुई साजिश है। तुमने इसके बारे में मालूम किया? तो वो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने सब मालूम कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझते हो। ये लड़की खुद हालात की मारी हुई है। जैसे ही मैंने उस अम्मा को देखना चाहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी
वो भी उसी आदमी के सामने उसके लंबे लंबे बाल पाँव को छू रहे थे। मैं दहशत ज़दा सी फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रही थी। तभी अचानक उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं चीखती हुई वहां से भागी थी। ये दोनों ही मुझे इंसान नहीं बल्कि जिन्नात लग रहे थे। अब मैं उस घर से पागलों की तरह भागने लगी। पीछे पीछे वो दोनों भी मुझे पकड़ रहे थे। मैं समझ गई कि मैं अब तक जिसके साथ रह रही थी वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक है जो मुझे धोखे से इस घर में लेकर आई थी। तभी भागते भागते मेरा सर एक पत्थर से टकराया था। मैं गिर गई थी और खून का फवारा मेरे चेहरे पर गिरने लगा। अब मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं अपने होश व हवास खो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बड़े से महल नुमा घर में थी। वहां पर बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद थीं। तभी मेरी नजर सामने तख्त पर पड़ी। वहां एक आदमी विराजमान था। मैं सहमी हुई उठकर खड़ी हुई, लेकिन अचानक ही मेरी नजर उसी नौजवान और उसके साथ खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो बुढ़िया के रूप में मेरे सामने आई थी। वो मुझे कोई जादूगर लग रहे थे। अब मैं समझ गई कि मैं इनके दरमियान फंस चुकी हूँ। ये मुझे कभी भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। तभी वो नौजवान गुस्से से मुझे देखते हुए तख्त पर बैठे हुए आदमी से कहने लगा, यही वो लड़की है सरदार जो उस दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसी आमिल ने इसे भेजा होगा, वरना हमारे इस हजारों साल पुराने दरख्त के आसपास भी कोई भटकने की कोशिश नहीं करता। उस आमिल ने किसी साजिश के तहत इस लड़की को भेजा होगा ताकि इसे हमारा राज मालूम हो जाए कि हम जिन्नात ही इस वक्त वहां पर आते हैं। और फिर मुझे देखकर जिस तरह ये डर कर भागी, लगता तो यही है कि इसने हमें पहचान लिया था कि हम जिन्नात हैं। ये सुनकर मेरे पर खच्चे उड़ गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आंखें फाड़े उन्हें हैरत से देख रही थी। तो क्या ये सब जिन्नात हैं? तो क्या मैं जिन्नात की दुनिया में मौजूद हूँ? मैं फटी फटी निगाहों से उन सबको देख रही थी। मेरी हिम्मत भी ना हो रही थी कि मैं उनसे कुछ कह सकूं। तभी दूसरी तरफ खड़ी वो जिन साथी सबसे कहने लगी, मुझे ये बात सच नहीं लग रही। ये लड़की मुझे बहुत मसलूम लग रही है, क्योंकि इसने जो मुझे कहानी सुनाई है वो हकीकत पर मबनी है। इसका कहना है कि इसकी जालिम सौतेली माँ ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है और ये इस वक्त बिल्कुल अकेली भटकती इस दुनिया में घूम रही है। और रात को ये उस दरख्त के पीछे इसलिए छुप गई थी क्योंकि इससे इंसानों का खौफ था। वो जिनसाती मेरी तरफदारी कर रही थी। अब मुझे हैरत हुई। मैं सहमी हुई कोने में दुबकी बैठी थी। तभी उस सरदार ने मुझे अपने सामने बुलाया और कहने लगा, लड़की सच सच बताओ कि तुम्हें वहां किसने छुपने के लिए कहा था? मैं सर झुकाए खड़ी थी। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उस जिन्नात के सामने सब कुछ बता दिया कि किस तरह बचपन से ही जवान होने तक सिवाय मैंने परेशानी और तकलीफों के कुछ भी नहीं देखा था। उस दिन भी अंधेरी और सर्द रात में मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। उस दिन मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, इसीलिए मैं उस दरख्त के नीचे छुप गई। लेकिन आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? और ये कौन है? उस दिन से इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब मैं उस सरदार को अपना हमदर्द समझकर सब कुछ बता रही थी। फिर वो सरदार उन सबसे कहने लगा, मुझे ये लड़की सच्ची लगती है। ये झूठ नहीं कह रही। ये बहुत मासूम और मसलूम है। ये हमारी दुश्मन नहीं हो सकती, इसलिए इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। फिर वो मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगा, लड़की हम जिन्नात हैं और ये हमारी दुनिया है। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम ये जानना चाहते थे कि आखिर तुम इस दरख्त के पास क्या कर रही थी जो सिर्फ हम जिन्नात का है, और आसपास के रहने वाले सब लोग इस बारे में जानते हैं कि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। लेकिन तुमने उस दरख्त की शाखों को छुआ, उसके पास जाकर छुप कर बैठ गई, जिसका मतलब था कि जरूर तुम वहाँ किसी इरादे से आई थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम गुनहगार नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें जाने की इजाजत देती हैं। सामने ही वो जिन्नात खड़ा था जो मुझे बहुत खौफनाक लग रहा था, जबकि वो सारी जिन साथियां मुझे अजीब नजरों से देख रही थीं। मैं जैसे ही पलट कर आने लगी तो अचानक सरदार ने मुझे रोका और कहने लगा, अगर तुम हमारा एक काम करोगी तो हम तुम्हें इतनी खूबसूरत जिंदगी देंगे जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकती। क्या तुम एक अच्छी जिंदगी पाना चाहती हो? ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश किसे नहीं होती। मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो सरदार कहने लगा, बस तुम हमारा एक छोटा सा काम करो, उसके बाद हम सारे जिन्नात तुम्हारे साथ होंगे।
कोई तुम्हारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम तुम्हें दुनिया में हर चीज देंगे, खूबसूरत घर, दौलत, किसी चीज की तुम्हारी जिंदगी में कमी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सौतेली माँ ने तो मुझे सर्द रात में घर से निकाल दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी और मैं इनसे बेहतर जिंदगी गुजार सकती हूँ। यही सोचकर मैंने सरदार से कहा, ठीक है, आप मुझे वो काम बताएं, मैं जरूर करूंगी। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। वो सरदार खुश हो गया, फिर कहने लगा, ये हमारी सारी जिनजातियां हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन तुम हमारा काम कर सकती हो। दरअसल कई सालों पहले हमारे कबीले में, यानी कि हमारी जिन्नात की बस्ती में एक आमिल आया था। वो बहुत ही ताकतवर है। उसने बड़े बड़े अमल सीख रखे हैं। उसने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। उसकी नजर हमारे महल में मौजूद हमारे शहंशाह जिन्नात की अंगूठी पर थी। लेकिन एक दिन उसने साजिश की और उसने हमारे महल में एक खूबसूरत लड़की को भेज दिया। उस लड़की को देखकर सारे जिन्नात अपने होश खो बैठे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की सबसे कह रही थी कि मैं भटकती हुई जिन्नात की दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन हम उसका मकसद नहीं जान पाए थे। हम खुश हो गए कि पहली बार हमारी बस्ती में कोई इंसानी लड़की आई है, वो भी इतनी खूबसूरत। उसने न जाने हम पर क्या जादू किया कि हम उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते। उसे पूरे महल में आजादी से घूमने फिरने की इजाजत थी। लेकिन फिर एक रात को वो गायब हो गई, और साथ ही हमारे शहंशाह जिन्नात की अंगूठी भी। उस आमिल ने वो अंगूठी हासिल करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाया था, लेकिन जब तक हमें इस बात की समझ आई, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम पिछले 20 सालों से एक अमल कर रहे हैं। किसी तरह वो अंगूठी हासिल करना चाहते हैं। वो बरकत का दरख्त हमारे शहंशाह जिन्नात का है, क्योंकि वो उसी पर रहते थे। जब भी उन्हें दुनिया में किसी काम से जाना होता तो वो उसी पर रिहाइश इख्तियार करते और फिर चुपके से वहां से आ जाते। आज तक हम जिन्नात उस दरख्त की हिफाजत करते हैं और किसी इंसान को वहां भटकने नहीं देते। तुम्हें ये जिन्सात इसलिए हमारे महल में लेकर आया क्योंकि उससे तुम पर शक था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सच्ची हो, इसलिए तुम हमारा एक काम करो, किसी तरह से उस आमिल से हमारी अंगूठी वापस ला दो। अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अब मैं हैरान थी कि जब ये जिन्नात इतने ताकतवर हैं, ये अंगूठी खुद हासिल नहीं कर सकते, तो मैं फिर भला वो अंगूठी कैसे ला सकती हूँ। अब मैं सोच में पड़ गई। मैं उन्हें हाँ भी कह चुकी थी कि मैं उनका काम कर दूंगी। अब इनकार करना भी मुमकिन नहीं था। फिर डरते डरते उस शहंशाह जिन्नात से कहने लगी, क्या वो आमिल बहुत खतरनाक है? वो जहाँ रहता है उसके आस्थाने पर हर वक्त इंसानों का रश रहता है, लेकिन हम जिन्नात वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहले ही ये बात जान लेता है कि उसके आस्थाने के आसपास कोई जिन्सात मौजूद है, इसलिए वो पहले से ही उसे कैद कर लेता है। लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम किसी भी बहाने उस आस्थाने पर जा सकती हो। आगे का काम तुम्हारा है, हम कुछ नहीं जानते। अब तुमने जो कहा है उससे पूरा करो और बदले में एक अच्छी जिंदगी की हकदार बन जाओ। मैं हर हाल में उनका काम करना चाहती थी। फिर सरदार कहने लगा, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपने एक जिन्नात को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। ये तुमसे चंद फासले पर मौजूद होगा। अगर तुम्हें जरा सी भी कोई परेशानी हो तो भाग कर उसके पास आ जाना। ये उस खतरे को मिटा देगा जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। उसने उसी जिन्नात की तरफ इशारा किया था जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं उस आमिल के कहने पर उस दरख्त के नीचे छुपी थी। मैंने देखा वो तेज नजरों से मुझे घूर रहा था, लेकिन मुझे हैरत तो इस बात की थी कि मुझे उस जिन्नात की दुनिया में जरा भी डर नहीं लग रहा था। यूं मैं उस महल से बाहर आ गई। अब पीछे पीछे वो जिन्सात था जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। वो मुझे रास्ता बता रहा था कि उस आमिल का आस्थाना कहाँ पर है। फिर वो कहने लगा, आज की रात तुम्हें उस दरख्त के नीचे बैठकर गुजारनी होगी। फिर दूसरे दिन तुम उसके आस्थाने पर जाओगी, क्योंकि वो दिन में ही बैठता है। मैंने हामी भर ली। फिर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई यहाँ से गुजरा तो वो मुझे क्या समझेगा। शायद एक घर से भागी हुई आवारा लड़की जिसे दुनिया ने धुतकार दिया है। इसलिए मैं सहम कर वहां बैठी रही। मुझे भूख भी लग रही थी, जबकि वो जिन्सात न जाने कहाँ गायब हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मैं दरख्त से टेक लगाई गहरी नींद सो गई। लेकिन मेरी आंख खुली तो मुझे लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही उठकर बैठी तो मेरे सामने खाना रखा था, उसी के अंदर से ये खुशबू आ रही थी। मैं हैरान थी कि ये खाना कौन लेकर आया है। तभी मेरी नजर सामने दरख्त पर बैठे उसी जिन्सात पर पड़ी।
फिर वो कहने लगा, ये खाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि सरदार ने कहा है कि तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मुझे ही देखना है। अब मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। मैं जो उसे इतना बुरा समझ रही थी, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। उसने मेरे दिल की बात जान ली थी कि मुझे भूख लगी है। फिर दूसरी सुबह मैं आमिल के आस्ताने पर पहुंच गई। जैसे ही शाम हुई तो वहां औरतों का रश होने लगा। मैं भी उस रश में बैठी थी। जिन जात ने मुझे चंद पैसे भी थमा दिए थे, क्योंकि वो आमिल बगैर पैसों के काम नहीं करता था। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग उसके पास आए हुए थे। ये चंद लम्हों में हर किसी का काम कर दिया करता था। अब मैं भी डरते डरते अंदर जा रही थी। तभी उसके सामने बैठी तो उसका जायजा लेने लगी। फिर वो घूरते हुए कहने लगा, अरे लड़की, ये क्या मुझे घूर घूर कर देख रही है? जल्दी बता, किस काम से यहाँ आई है? मैं घबरा कर कहने लगी, वो आमिल बाबा, मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। मुझे उससे बदला लेना है। मैंने झूठ मूठ का बहाना बनाया था। फिर वो कहने लगा, क्यों निकाला है? क्या तुम घर से भागी थी या उसने निकाला है? मैं उसे तफसील बताने लगी, लेकिन आंखों ही आंखों से पूरे आस्ताने का जायजा ले रही थी। तभी अचानक मेरी नजर आमिल की बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। उसमें नीले रंग की खूबसूरत अंगूठी लगी थी, जिसकी जगमगाहट देखने के लायक थी। वो अंगूठी इस कदर खूबसूरत थी कि मैं उससे नजर भी न हटा सकी। वो मुझसे पूछे जा रहा था, जबकि मेरी नजर उस अंगूठी पर थी। अब मुझे पता चल गया कि यही वो अंगूठी है। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मेरी नजर उसी जिन्सात को तलाश कर रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, क्या शहंशाह जिन्नात की अंगूठी नीले रंग की थी? तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर कहने लगा, हाँ, वो नीले रंग का एक खूबसूरत हीरा है। क्या तुमने वो अंगूठी देख ली है? मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर कहने लगी, चलो हम वापस उसी महल में चलते हैं। तो वो कहने लगा, हरगिज नहीं, अब अंगूठी लिए बगैर तुम वहां नहीं जा सकती। जिस मकसद से यहाँ आई हो वो मकसद पूरा करो। मैं झुंझला कर कहने लगी, तो आज की रात मैं कहाँ रहूंगी? वो कहने लगा कि उसी दरख्त के नीचे जहाँ पर तुमने कल रात गुजारी थी। अब मैं उकता कर दोबारा यहाँ आकर बैठ गई। मेरी जिंदगी अजीब शशोपंच में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन आज फिर वो मेरे लिए खाना लेकर आया जो बहुत लजीज था। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हारी इस सिलसिले में एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें वो अंगूठी हासिल करनी है तो तुम्हें उस आमिल के घर जाना पड़ेगा। यहाँ से बहुत दूर उसका एक खूबसूरत महल नुमा बंगला है। वो अपनी 4 बीवियों के साथ उसमें रहता है, लेकिन हर रात वो अपनी अलग अलग बीवी के साथ गुजारता है और जिस कमरे में रहता है उसी कमरे में अंगूठी उतार कर रख देता है। अब तुमने वो अंगूठी हासिल करनी है तो उसके घर ही जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस आमिल का वो खूबसूरत बंगला कहाँ है और आज रात वो कौन सी बीवी के पास अपनी रात गुजारने वाला है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। अगर वो जिनसात इतनी मालूमात रखता है तो मैं उससे मदद ले सकती हूँ। मैं खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगा, कल रात तुम वहाँ जा सकती हो। आज तो आधी रात गुजर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें कल रात ही वहाँ जाना होगा। लेकिन मैं वहां से काफी फासले पर मौजूद हूँगा, क्योंकि मैं वहां आस पास भी नहीं भटक सकता। वो जान जाएगा कि कोई जिन्नात उसकी खोज में है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही ये काम कर लूंगी, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगी। अब मैं इरादा कर चुकी थी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह उसने मुझे बंगले के सामने छोड़ दिया था। फिर मैं चौकीदार से कहने लगी कि मुझे काम की तलाश है, क्या इस घर में किसी नौकरानी की जरूरत है? उसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे अंदर बुला लिया गया था। मैंने देखा सामने 4 औरतें बैठी थीं, जो तकरीबन एक जैसी उम्र की थीं, लेकिन सारी ही बहुत खूबसूरत थी। फिर एक औरत कहने लगी, लड़की, क्या क्या काम करना जानती हो? तो मैं सर झुकाकर कहने लगी, मैं हर काम कर लेती हूँ। दरअसल मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। ये सुनकर तो उन्होंने फौरन ही मुझे काम पर रख लिया। फिर मैं सहमी हुई वहां काम कर रही थी। दुपट्टे से मैंने मुंह ढांप लिया था, लेकिन रात हुई तो वो आमिल भी आ गया। मैंने देखा उसकी 4 बीवियां उसकी खिदमत कर रही थी। फिर वो एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी बीवी के साथ उसके कमरे में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। फिर मैंने उस बेगम साहिबा से कहा कि मैं यहाँ पर ही रह लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना रहने का तो है नहीं। उसने मुझे रहने की इजाजत दे दी थी। फिर जैसे ही आधी रात हुई तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। चौकीदार भी सो गया था, जबकि उस घर में मौजूद 4 और मुलाजमाएं भी अपने अपने क्वार्टर में चली गई।
जबकि मैं वहीं उसी बंगले में मौजूद स्टोर में कपड़ा बिछाकर नीचे लेट गई थी। फिर मैंने वो कमरा देख लिया था जिसमें आमिल अपनी बीवी के साथ सो रहा था। अब मुझे उसी कमरे में जाना था, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद पड़ा था। लेकिन अचानक ही मेरी नजर दूसरी तरफ खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। उसका एक दरवाजा खुला हुआ था जबकि दूसरा बंद था। नीले रंग की रोशनी सारे कमरे में फैली हुई थी। तभी मैं घूमकर उस कमरे के अंदर गई और खिड़की में झांक कर देखने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही ना हो, क्योंकि मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। जब मुझे पता चला कि सामने ही छोटी एक मेज रखी है जिस पर वो नीले रंग की हीरे की अंगूठी खूबसूरती से जगमगा रही थी, मैं उससे हाथ बढ़ाकर भी छू सकती थी। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आया था। तभी मैंने वो अंगूठी उठाकर अपने पास हिफाजत से रख ली। अब मैं फौरन ही दूसरी तरफ आई और उस बंगले से निकलने का सोचने लगी, लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि चौकीदार गेट पर मौजूद था और वो जाग रहा था। अब तो मेरा बाहर जाना नामुमकिन था, लेकिन सुबह तक तो पूरे बंगले में हंगामा फैल जाएगा कि अंगूठी गायब है। जरूर ये इसी लड़की का हाथ है जो नई नई यहाँ काम करने आई है। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक ही चौकीदार के पास एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान आया था। वो उससे न जाने क्या कह रहा था कि चौकीदार उसके साथ बाहर चला गया। काफी देर हो गई वो वापस नहीं आया था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैंने हिम्मत पैदा की और उस खुले हुए दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, और मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही थी, क्योंकि चौकीदार का तो नामो निशान भी नहीं था। अब मैं पागलों की तरह भाग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हों। दर हकीकत मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी नजर एक दरख्त के नीचे पड़ी। वहां चौकीदार बेहोश पड़ा था। मैं हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे पहुंचा और उसे किसने बेहोश किया। मैं अपनी हैरत पर काबू करते हुए उसी वीरान जगह की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक ही किसी ने मुझे आवाज देकर रोका। जैसे ही पलट कर देखा तो सामने वही जिनजात एक खूबसूरत सफेद लिबास में एक इंसानी रूप में मेरे सामने आया था। ये तो वही जिनजात था। यही तो चौकीदार के पास आया था जो उसे बाहर लेकर चला गया था। अब मैं हैरान सी उसे देख रही थी, क्योंकि उसका ये नया रूप बहुत ही खूबसूरत था। फिर वो कहने लगा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैं वहां गया था, क्योंकि अगर तुम्हारी जान को खतरा होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी वजह से ही तुम इन सब परेशानियों में गिरफ्तार हुई। मैं खुश होते हुए उससे कहने लगी, लेकिन अब परेशानी नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने वो शहंशाह जिन्नात की अंगूठी हासिल कर ली है। जैसे ही मैंने उसे हथेली खोल कर दिखाई तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगा, तुम तो वाकई एक बहादुर लड़की हो। किस कदर समझदारी से तुमने ये अमल किया और ये अंगूठी हासिल कर ली। देखना, सरदार तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जो तुम हासिल करना चाहती हो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मैं भी खुश हो गई थी। फिर उसी रात मैं उस जिनसात की दुनिया में पहुंच गई, जहां पर सरदार मेरा इंतजार कर रहा था। सब मुझ पर फूल बरसा रहे थे, क्योंकि उनकी 20 सालों से खोई अंगूठी मैंने वापस कर दी थी। फिर वो सरदार सबसे कहने लगा, इससे दुनिया की नजरों में भले कोई इज्जत नहीं हासिल, लेकिन आज से हम इसकी बहुत इज्जत करेंगे। ये ऐसी हस्ती है जिसकी इज्जत करना हम पर फर्ज है, इसलिए इसकी जो भी ख्वाहिश है हम पूरा करेंगे। बोलो लड़की, अब तुम क्या चाहती हो? तुमने हमारा काम कर दिया, अब हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उदासी से कहने लगी, मुझे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं, बस मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक ऐसा घर जिसमें मैं सर छुपा कर रह सकूं और कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। फिर सरदार कहने लगा, ठीक है, हम तुम्हें एक खूबसूरत घर और साथ ही इतनी ढेर सारी दौलत देंगे जो तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी होगी, और तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपना एक ताकतवर जिनसात तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर उसने उसी जिनसात को मेरे साथ भेज दिया था, और साथ ही वो खूबसूरत बंगला भी मुझे दिखा दिया जो सिर्फ मेरा था। अब मैं उसमें सर छुपा कर रह सकती थी। अब मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने यतीम और गरीब बच्चियों के लिए एक खूबसूरत शेल्टर होम बनवाया, जिसमें वो सारी लड़कियां जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या खुद जो लड़कियां अपनी जिंदगी खराब कर लेती हैं, उन्हें पनाह दी जाती है। मैं खुश थी कि मैंने जिंदगी में एक बड़ा काम किया है। वो जिनसात अब भी मेरे साथ मौजूद था, जो चुपके चुपके मुझे देखता रहता था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत मसरूफ कर लिया था। फिर एक दिन मेरे पास एक औरत आई। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कई साल गुजर गए थे, लेकिन मैं हैरान रह गई। वो मेरी सौतेली माँ थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। फिर उसने भी मुझे पहचान लिया।
वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज देखो तुम्हारे घर में मुझे पनाह मिली है। लेकिन तुम्हारी इतनी जल्दी किस्मत कैसे बदल गई? मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। दिल ही दिल में कहने लगी कि उन नेक जिन्नात की वजह से मेरी किस्मत बदली, वरना मैं आज भी सड़कों पर भटकती भी रही होती और शायद भीख मांग कर अपना गुजारा करती। लेकिन मैंने जब अपनी सौतेली माँ से पूछा कि उसका ये हाल कैसे हुआ, तो वो कहने लगी कि दोनों बेटियां घर से भाग गई थीं, क्योंकि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली थी। मुझे तो बताया भी नहीं। पीछे मुझ पर इतना कर्जा चढ़ गया था कि मुझे घर बेचना पड़ा, और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं बीमारी में मुब्तला हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास इलाज करवाने के पैसे भी नहीं। फिर मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आपका इलाज मैं करवाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वो खुश हो गई थी, लेकिन आज मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है।